सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कल से लेकर अगर हम बात करें तो कल वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया। निगरान सेटअप अब तश्कील पा रहा है, चाहे वो वफाक का हो या दीगर सूबों का। अब तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बलूचिस्तान के बारे से खबर आ गई है कि सरदार डोमकी जो हैं वो वहाँ के वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे। और कल निगरान वज़ीर आला सिंध ने भी हल्फ उठा लिया, मकबूल बाकर ने, जिन्होंने गुफ्तगू भी की। तो मुल्की सियासत के अहवाल से हम आगाज़ करते हैं तो अब तक 3 बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। 18 रुकनी काबीना, जिसका मैंने आपको बताया कि कल उन्होंने हल्फ उठाया, और निगरान काबीना में 11 वफाकी वज़ीर हैं और 7 मुआवने खुसूसी हैं। दूसरी तरफ आज निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को हम पूरा करेंगे, मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। मगर इसके बरक्स ज़मीनी हक़ाइक़ पर अगर हम नज़र डालें तो ये सारे दावे, ये सारे वादे बगैर ताक़ीद नए इंतख़ाबात के बगैर नामुमकिन है। मुल्क पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कर्जों में एक साल में 13,000 अरब से ज़ायद इजाफे के बाद मजमूई हजम जो है वो 60,839 अरब रुपए तक पहुंच गया है। नाजरीन, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हर सूरत में मुकर्ररा वक्त पर होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर जो हल्का बंदियां हैं उसको करने का फैसला कर सुनाया और हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। हल्का बंदियों की हतमी अशार 14 दिसंबर को की जाएगी और मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी और 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। अब हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी उमूर हैं वो 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की हल्का बंदियाँ हैं, कमेटियाँ 21 अगस्त तक कायम की जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर फैसला करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, वो ये कि अब इलेक्शन कब होंगे? 90 रोज में तो नहीं हो पाएंगे। फिर इलेक्शन की तारीख कब आएगी? हल्का बंदियों के बगैर अब इंतखाबात नामुमकिन हो चुके हैं। हल्का बंदियां क्या नए साल से कबल मुकम्मल हो जाएंगी? मुल्क कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। क्या कौम के 18 निगरान अपनी कारकर्दगी से इस कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब हम हासिल करेंगे। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कुंवर दिलशाद साहब और माहिर कानून है जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कुंवर साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, ये तो वाजे हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अब 90 रोज में तो इलेक्शंस नहीं हो सकते। सर, टेक्निकली इलेक्शन अगले साल के कौन से महीने में आप समझ रहे हैं कि हो सकते हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कल इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जो कि एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की जो कि 2 घंटे से ज्यादा रही। उस मुलाकात में हमारा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि लाजमी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने सारा रोड मैप बताया होगा कि हमें जो कि मुश्तरका वफादात कौंसिल ने हमें 5 अगस्त को उन्हें नोटिफिकेशन करवा दिया वफाकी हुकूमत से और हमें बंद गली में खड़ा कर दिया। वो लाजमी बात है कि उन्होंने बताया होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम आईनी तौर पर आइन का आर्टिकल 51 के तहत हमने ये हल्का बंदियां कराना, हमारे लिए आईनी तौर पर हम पाबंद हैं, आर्टिकल 51 का सेक्शन 5 के तहत। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम पोजीशन जो आ रही है वो आर्टिकल 224 आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि भी अगर कबल वक्त असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। तो ये भी सबसे बड़ी अहम बात हो गई है। अब दोनों तरफ से मतवाजी आईनी सूरत हाल चल रही है, एक आर्टिकल 224 और एक आर्टिकल 51। अगर एक्ट होता, रूल होता, तो इलेक्शन कमीशन को ओवर रूल कर देता, नजरअंदाज कर देता। अब ये चीजें जो है, लाजमी बात है कि ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नोटिस में बात लाए होंगे
और इसके बाद उन्होंने ये सारा रोड मैप भी बताया होगा कि हल्का बंदियां जो है वो 4 महीने में मुकम्मल होनी है, जिसमें कि अदालती कार्रवाई भी इसमें शामिल है। सही। अब ये 14 दिसंबर को नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत जो इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है वो एक शेड्यूल जारी करेगा। सही। और वो शेड्यूल जो होता है वो 48 से 55 दिन का होता है। तो जाहिर है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी के दूसरे हफ्ते तक मौखर हो गए हैं। इसमें आइन और कानून के मुताबिक तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन तो का सर सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, तो लग रहा है कि मार्च से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। बस क्विकली मुझे जवाब दे दें कुंवर साहब। मुश्तरका फसादात कौंसिल ने मुराद अली शाह को वोट क्यों कास्ट किया था? वो तो पीपल्स पार्टी के वजीर आला था ना। जी जी जी। जब मुराद अली शाह दफ्तर करके आ गया तो अब पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें किस तरह से इस पर इखलाफ कर रही है? या तो उसका एक डिसेंट नोट आ जाता, फिर भी एक बात ही कहने की जो आज कुंवर साहब मैं चाहूंगी सर आप मेरे साथ ही रहिए। कुंवर साहब सॉरी यहाँ पर हमने आपको रोक दिया था, मैं चाहूंगी तो कंटिन्यू करें, थोड़ा सा ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि मार्च में सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, कई सेनेटर्स जो हैं अच्छा हम रिकनेक्ट करते हैं, तब तक कुंवर साहब को फिर सवाल ये रखती हूँ मैं। उसामा गाजी आप लग तो नहीं रहा कि डेफिनेटली फरवरी तक इलेक्शंस हो पाएंगे, जो टेक्निकली सारे मामलात देखने हैं हल्काबंदियों के बाद तैयारियों के लिए, तो फिर क्या एक बहरानी कैफियत देख रहे हैं हम मुल्क में मजीद? जी बिल्कुल, और ये बहरान बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए गए, सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म आया वो भी नहीं माना गया। उसके बाद अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी थी, वो भी गुजर गई। फिर आप देखिए कि असम्बलियां तहलील की गई, यानी विफाकी असम्बली तहलील की गई। इसी वजह से कौमी असम्बली को तहलील किया गया कि आगे मामला जाए, यानी 60 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने पड़े, 90 दिन मिल जाए। और उसके बाद फिर मरदमशुमारी का मामला देख लें तो एक तसलसल है, यानी हर वो काम किया गया कि जिससे इलेक्शन किसी तरह से डिले हो सके। अब तो ये जानबूझकर मगरमच्छ के आंसू हैं कि चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से आप देखिए कि ये होना चाहिए, या पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी आ गया है कोई तहरीक चलाएंगे, उससे पहले उनको नहीं पता था, जबकि आजम नजीर तार साहब वजीर कानून थे, अब गालिबन वो भी पाकिस्तान बार काउंसिल का हिस्सा है। इससे पहले एहसन लोन साहब का भी नाम आ रहा था पाकिस्तान बार काउंसिल का हिस्सा है कि उनको भी वजीर कानून लगाया जा सकता है, वो वजीर कानून बने नहीं। तो अब वो पाकिस्तान बार काउंसिल भी कह रहे हैं। अब वक्त गुजर चुका है, अब पाकिस्तान मुझे लगता है एक भंवर में जा चुका है। अब देखना यह है कि इससे कितने वक्त निकलता है। सिर्फ ये है कि हम अभी बाहर आते हैं, आने की कोशिश भी करते नहीं है, उस समत में आते हैं, वो भी हम नहीं आ रहे। तो अगर ये मार्च पर नहीं होते, उससे भी आगे जाते हैं, तो देखिए बड़ी बुनियादी से मैं सिर्फ एक बात करके बात खत्म करता हूँ कि जिस गवर्नमेंट का नहीं पता कि वो 6 माह है, 3 माह है, साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, कौन इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से उनके साथ डील करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, यहां से लोग इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे, तो कोई पता ही नहीं कि उनकी क्या सोच का तसलसल है। आपने देख लिया पहले 1.5 साल मिला पिछली हुकूमत को, क्या हुआ, इसी वजह से कि कोई पता ही नहीं था। तो ये जो अदम इस्तेहकाम होता है, ये बहुत बड़ा तबाही का एक पेशगाम बनता है, और वो माशी अदम इस्तेहकाम की सूरत में आपको नजर आता है, और ये आपको महंगाई की सूरत में फिर आगे नजर आएगा, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और उसामा ये कौन सी सियासी जमात है जिसको आप समझते हैं कि उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा इलेक्शन डिले होने का? बज़ाहिर तो लगता है कि सबसे ज्यादा नून लीग को फायदा हो सकता है, और इसके साथ बाकी तमाम पीटीएम की जमातों को। उसकी वजह यह है कि एक तो अभी तक पूरी तरह से, यानी जो प्लान नजर आता था कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल टूट फूट जाएगी, उनका कोई वोट बैंक खत्म हो जाएगा, बिल्कुल उनकी तबाही हो जाएगी, वो नहीं हो सका। हत्ता के आपके चेयरमैन जेल में है, मगर उसके बावजूद वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे वो अभी तक हासिल नहीं हो सके। तो एक तो इनका है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी वो 1.5 साल में नहीं हो सकी। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि गारंटी मिल गई है, 0% रिस्क हो गया है। तो ये लोग देखिए अभी वो कोई उन्होंने एफर्ट नहीं की कि लोगों के लिए किया जाए। अभी 1.5 साल में पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कर्जों का, आप देखें, और इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि अभी 5 साल कम से कम लगेंगे, कम से कम, कि जो 1.5 साल में तबाही हुई है उसको रिकवर करने में 5 साल लग सकते हैं। तो उसी से आप अंदाजा लगाइए। लेकिन हुकूमत तो नहीं मानती ना, ये जो हुकूमत गई है 16 माह की, उसामा, ये तो किसी तौर मानने को तैयार नहीं होती कि तबाही उनके 16 माह में हुई। वो तो कहते हैं ये तो बारूदी सुरंगें हैं जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में बिछाई गई, ये तो हम थे ही नहीं, ये तो हमने किया ही नहीं है, तो वो तो मानते ही नहीं है। बिल्कुल, और सुमैया देखें, ये निगरान सेटअप भी ये बातें नहीं मानेगा। एक वक्त आएगा, अभी तो ये निगरान सेटअप में आप देखें सबके लोग एडजस्ट किए गए हैं, हर एक को इसमें भी हिस्सा मिला है। नून लीग के बहुत से लोग हैं जो बाकायदा काबीना का हिस्सा रहे हैं, वैसे तो इनडायरेक्टली और भी बहुत से लोग मैं बता सकता हूँ आपको। आहद चीमा साहब मिसाल के तौर पर, उमर सैफ साहब हैं,
तो ये लोग तो बरह रास्त काबीना में रहे हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये भी हत्ता कि इनकी काबीना का कंटिन्यूएशन है, फिर भी ये काबीना भी वक्त आएगा, ये सोलंकी साहब आप देख लीजिएगा, ये कह रहे होंगे कि जी ये तो पिछली हुकूमत का किया है, हम क्या करें, हमें तो अभी डॉलर और महंगा करना होगा क्योंकि इन्होंने रोका हुआ था, अभी पेट्रोल और महंगा होगा, बिजली हमें महंगी करनी पड़ी है, चीजों की कीमतें और ऊपर जाएंगी क्योंकि हम ठीक कर रहे हैं, हम मईशत उस रास्ते पर लगा रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि निगरान सेटअप के वज़ीर इत्तलात ने जो पहली बात सुनाई है वो ये सुनाई है कि वो इलेक्शन करवाने नहीं आए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाना कमिश्नर का काम है, हम तो हमारी पहली तरजीह मईशत है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, तो फोकस ही नहीं है आपका जब इलेक्शन, तो मईशत ठीक करने ही पिछली हुकूमत भी आई थी, उनका फोकस भी यही था, कहने को अल्फाज में 1.5 साल उन्होंने लिया कि जी महंगाई मुकाओ, और तारीख की बदतरीन महंगाई करके चले गए। और आप ये लिख रखिए, अल्लाह बेहतर जानते वल्लाहु आलम, लेकिन ये भी ये कह रहे हैं कि हम मईशत ठीक करने आए हैं, ये अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इनसे मईशत ये और बर्बाद करके जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस सूरत हाल में जब महंगाई इतनी ज़्यादा है, आवाम परेशान है और कुछ सूरत हाल नज़र नहीं आती, सियासी इस्तेकाम आएगा, उस सूरत हाल में उसामा एक और चीज़ आ रही है, ज़रा उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि मियाँ साहब की वापसी खबरें बड़ी गर्म हो गई हैं और अब कई रहनुमा बाकायदा तारीख दे रहे हैं कि सितंबर के वस्त में मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस लौट आएंगे और आएंगे तो रिस्क फ्री होके आएंगे, उनको हिफाजती ज़मानत दिलाई जाएगी, एक तारीखी जलसा होगा मुस्लिम लीग नून का, उसमें वो शिरकत करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो मुजरिम हैं और कन्विक्टेड हैं, तो क्या वो अदालतों का सामना नहीं करेंगे, वो जेल नहीं जाएंगे? और इस सारी सूरत हाल में जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का वो किस हद तक आगे बढ़ेगा? तो ज़रा उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनको हम ज़रा इस पर गुफ्तगू के लिए दावत देते हैं। तो ज़रा बताइएगा अब्दुल क़य्यूम साहब, क्या मियाँ साहब वाकई आ रहे हैं सितंबर के बस में वापस? क्योंकि कई बयानात सामने आ गए, इरफान सिद्दीकी का बयान भी आया, इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि रिस्क फ्री मामलात होंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे। आएंगे तो क्या केसेस का सामना करेंगे या फिर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे? देखिए, बात ये है कि ये सारी स्पेकुलेटिव है ना, जब तक कि आपके मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट से प्रॉपरली अनाउंस नहीं होता। आना तो उन्होंने है हर हालत में, और आके अपने केसेस को भी फेस करना है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वो तो ज़रूरी है ना, उसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है। और उनको लीगली जो हमारा कानून इजाज़त देता है उसके मुताबिक चलेंगे। तो अभी वो आएंगे तो ज़रूर, चूँकि इलेक्शन से पहले तो उन्होंने हर हालत में आना है और फेस भी करना है मुकदमात को। तो आई एम श्योर कि ये जो बात आप कर रही हैं इसकी, लेकिन इसकी हमारी जो इंफॉर्मेशन सेक्टी है पार्टी की, वो ही इसको ऑथेंटिकेट कर सकती हैं किस डेट को आ रहे हैं और कौन से जलसे में जा रहे हैं। अच्छा अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, अब ये भी जाहिर सी बात है ये इत्तेहादी हुकूमत थी, ये भी आपने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत जो है वो ज़ाहिर जिम्मेदार नहीं होगी, जो भी एक बोझ पड़ेगा मईशत का, आगे इलेक्शंस अभी नहीं लेकिन चलें अगले साल ही सही, होने तो हैं। लेकिन ज़ाहिर जो दीगर सियासी जमातें थी आपके इत्तेहाद में, वो तो ये कहती हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना तो मुस्लिम लीग नून का था, इसलिए सारी जिम्मेदारी तो मुस्लिम लीग नून पर आयद होती है। जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1-2 महीने इलेक्शन आगे हो या पीछे हो, जो तासुर कायम है उस तासुर को ज़ायल करने के लिए तो मेरे ख्याल है कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून समेत, उन्होंने पब्लिक के सामने जब जलसों में आना है तो उन्होंने अपनी व्यू पॉइंट देना है कि हमें किस हालत में मुल्क मिला और हमने हमारे अगर अचीवमेंट इस टाइम पे थे तो क्या थे, और अगर हम आप आके टेक ओवर न करते तो जिस तरह मुल्क नोज डाइव कर रहा था, इसके बाद तो जो डिफॉल्ट था वो नविश्ता दीवार था। आज आपकी हालत श्रीलंका से बुरी ही होती। तो उन्होंने अपने तौर पे वो बताएंगे कि हमने ये किया, वो कहेंगे कि हमने सी पैक को रिवाइव किया, वो बताएंगे कि हमने बैनुल अक़वामी सतह पे अपने जो रिलेशंस थे उनको रिपेयर किया, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ, यूएई के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, तो बहुत सी और चीजें जो बताएंगे। लेकिन ये बात ठीक है कि ये जो महंगाई है और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ये चीजें मुश्किलात हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा पब्लिक को कि अभी ये पिछले जो 16 महीने हैं ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, ये पीडीएम की। अगर आपकी एक पार्टी की हुकूमत हो तो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है, और जब आपका एक किस्म की आपकी पीडीएम की जैसे हुकूमत है और मिल के मुतफिका आप हुकूमत कर रहे हो तो फिर आपकी बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं। हाउएवर
मेरे ख्याल में इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये कहा है कि आपके जो वो हैं इसको वो कर दें, आप ये सेंसेस वाली बात कर दी सर, वो तो हो गई ना। आप देखें सर, एक चीज अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर इतना बढ़ गया है, 300 पर डॉलर आज पहुंचा हुआ है। तो जब आवाम पूछें कि ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है, तो ये कहें कि महंगाई का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, वो किससे पूछें? या फिर आप लोगों से पूछें, क्योंकि आपकी 16 माह हुकूमत थी। देखें, इसके आप जो लोग समझते हैं वो तो यही पूछें कि जब पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो उस वक्त मुल्क की हालात क्या थे, और इसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो फिर क्या थे, और कितना लोन लिया इन 3.5 सालों में। और वो इसलिए देखो, मैं कहता हूँ अभी ब्लेम गेम पे ना जाएं। और फिर ये है कि सिर्फ पीटीआई के ऊपर भी इल्जाम नहीं, आप पिछले 75 सालों में आपके जो डेट्स होते रहे हैं वो बढ़ते रहे हैं। सिर्फ पीटीआई का ये है कि इन्होंने अपने टाइम में कोई मेजर प्रोजेक्ट तो किया नहीं, लेकिन डेट डबल कर दिया। अच्छा। मुस्लिम लीग नून ने जो 11,000-12,000 अरब का डेट वगैरह हुआ था, तो उन्होंने ये जो आपके एनर्जी के क्राइसिस खत्म किए, टेररिज्म का मसाइल को हल किया, उन्होंने आपका जो ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया, नेक्टा की अथॉरिटी बनाई, बहुत सा काम होता रहा। तो ये जस्टिफाई करना पड़ता है। तो अभी अच्छा है सिलेक्शन, शमशाद अख्तर मैडम जो है वो अगर फाइनेंस संभालेंगी जो। और एक और चीज है अब्दुल क़य्यूम साहब, एक और चीज है, निगरान सेटअप की आप बात कर रहे हैं, लेकिन निगरान सेटअप का तो काम निगरानी करना है ना। आगे तो इलेक्शंस होंगे, वो तो मईशत को ना बेहतर बना सकते हैं, उन्होंने तो पिछले हुकूमत के फैसलों को आगे लेके जाना है। अब इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं, जो नजर आ रहा है, और बढ़ते हैं, तो फिर अब मुस्लिम लीग नून के लिए फेवरेबल है? क्या है आप लोगों का रिएक्शन इस पे? देखिए, इलेक्शन तो अपने टाइम पे ही होंगे, और उसमें जो अभी थोड़ी अगली चेंज होगी वो यही होगी कि आपका ये जो सेंसस के लिए, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और वो करने के बाद, और फिर देखें 11 मार्च को सेनेट की इलेक्शन है, तो फरवरी में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 बात ये आप कहती हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने एक मिनट और एक घंटा इम्पॉर्टेंट है। आपका टाइम फ्रीज नहीं हो जाता जब आपकी अबूरी हुकूमत आती है। आपने IMF से डील करनी है, आपने इससे करनी है, तो वो बड़े कॉम्पिटेंट लोग अपनी जगह के ऊपर खड़े होंगे जो सारा हिसाब किताब करेंगे। और कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी किस्म की थ्रेट होती है, मुल्क के को हालात में मुश्किलात आ जाती है, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर होता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है। तो ये अगर नवंबर में नेगोशिएट करना है तो जो नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही सारी एस्टेब्लिशमेंट है, वही सारी टीम है, वो उसके मुताबिक चलेंगे। और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम वही पॉलिसीज हैं। ऑब्वियसली रियासत की पॉलिसीज होती है ना, किसी एक हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं होती IMF से या वर्ल्ड बैंक के साथ। तो ये नो वरीज, इंशाल्लाह इसको आगे चलेंगे। मुश्किलात जरूर हैं, और आप ठीक कह रही हैं 4 महीनों में तो ओवरकम नहीं आते, लेकिन कम अज कम उस टेम्पो पे जिस पे पिछली हुकूमत डाल के चली गई है, किसी सारा IMF से मुआहदा भी हो गया, और आपके बहुत से अपने कंट्रीज जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनकी मदद आ गई, इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनकी बैंकों से कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसी तरह आगे चलेगा ना तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप तो बड़े होपफुल हैं सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सेनेटर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। उसामा, एक तो ये मियाँ साहब के आने से क्या होगा, ये मुल्क में जो सूरत हाल है गरीब आदमी के लिए वो क्या ठीक हो जाएगी? मियाँ साहब अगर आ भी जाएंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, अब इस वक्त तो कोई बयानियां है नहीं नून लीग के पास कि वो क्या करेंगे अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, और वैसे बताने के लिए कि देखिए हमारे मामलात आगे अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और एक नई जान फूंकने की कोशिश है कि ये साबित करने के लिए जो आपसी एक डील के तहत हुई है, और अब अगली गवर्नमेंट भी हमें मिलने जा रही है। तो ये सिर्फ इसका एक पैगाम होगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि के बाद तो ना वोट को इज्जत दो उनके पास बचा है, ना जो ये कहते थे कि जी हम माशी तौर पर बड़ी ला सकते हैं, या हम तजर्बाकार हैं। तो सबसे ज्यादा तजर्बाकार लोग जो थे, PDM की सारी जमातें आप देख लीजिए, उसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल कीजिए, तो ये जमातें जिनके पास तजर्बा था भाइयों का,
कई कई हुकूमतों का, ये कहते थे हमारे पास कई वज़ीर खजाना है, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है तो कि वो तजुर्बेकार टीम अब आवाम में जाके क्या कहेगी कि हमने इस तजुर्बे से मुल्क का ये हाल किया कि लोग बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। ये बड़ा एक अहम और दिलचस्प मरहला होगा। थैंक यू सो मच उसामा गाजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अहम मामला प्रोग्राम के हिस्से में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पासपोर्ट दफातर में मामूल से ज़्यादा हमने रश देखा इस पूरे साल में, इन 16 माह में। और अब हुआ ये कि मशीनें बैठ गई, उसके बाद मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट दफातर से अब ई पासपोर्ट के इजरा का आगाज़ करते हुए जो फीस शेड्यूल है उसको अब जारी किया गया है, जिसके तहत जो 5 साल ई पासपोर्ट के लिए 36 सफ़ात पर जो नॉर्मल फ़ीस है वो 9,000 रुपये होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ के जाना चाहते हैं। क्या खबर है, खबर से मुतालिक बात करेंगे एहतशाम अली अब्बासी से। एहतशाम, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने पासपोर्ट छपवाए, पासपोर्ट बनवाए, क्या सूरत हाल रही? जी सुमैया, कुछ इस तरह से है कि पासपोर्ट दफातर में बड़ी रश देखी गई है। एक जो डिजिट सामने आया है उसमें पहले यूमिया जो हमारे दराये के मुताबिक 25,000 पासपोर्ट बनते थे, अब वो 40,000 पासपोर्ट बन रहा है। अब जो मशीनें हैं वो अपडेट नहीं की, जमाना हो गया है, तो उसकी वजह से जो ऐसा है कि पासपोर्ट का जो एक निज़ाम है जो वो तासुर का शिकार है और लोग बड़ी परेशानी का शिकार हैं। लेकिन असल जो इसकी एक वजह ये है कि बड़ी तादाद में जो पासपोर्ट बन रहा है वो नौजवान लोग हैं, और नौजवान जो है बड़ी तादाद में अपने पासपोर्ट बनवा रहे हैं और मुल्क को जो है ना बड़ी तेजी से छोड़ रहे हैं। और 1-1.5 साल का जो ये अरसा है, इस अरसे में पासपोर्ट की जो दरख्वास्तें हैं वो उनकी तादाद आप देखें कि 25,000 से 40,000 तक पहुंच गई है। अलबत्ता हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि वो ई पासपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया है, और ई पासपोर्ट के तहत जो फीसिस हैं वो उनकी जो है वो बड़ी ज्यादा हैं। अलबत्ता अगर देखा जाए तो ये एक कार्ड, ID कार्ड की तरह का एक निजाम होगा। अच्छा। तो एक ID कार्ड ही पासपोर्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने ई निजाम एक अलग से शुरू किया है। पुराने पासपोर्ट हैं उनकी क्या सूरत हाल रहेगी, कोई इस पे आया है हुक्म? जो अभी पुराने पासपोर्ट हैं वो बिल्कुल उसी तरह चलेंगे। ई पासपोर्ट जो है वो एक ऑप्शन आ गया नया, तो अभी ऐसा होगा कि ये पासपोर्ट कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन पुराने पासपोर्ट पे जो सफर करना चाहे उसको कोई रोक रुकावट नहीं होगी। ज्यादातर लोग जो है वो पुराने पासपोर्ट पे इसलिए भी सफर करेंगे कि लोग ये जो इसकी फीसेस हैं वो, अब देखें नॉर्मल पासपोर्ट की जो फीस है वो 9,000 रुपए है, और आप अर्जेंट पासपोर्ट जैसे 25,000 30,000 तक की फीसें ये पहुंचा दी गई हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग ऐसे ही करेंगे। अलबत्ता जो है बाद में हो सकता है कि ऐसा सिस्टम आए, फीसेस कम की जाए और सारे लोगों को ई पासपोर्ट पर शिफ्ट किया जाए। ये तो फिर खैर मुस्तकबिल की बात है कि देखना होगा क्या होता है। एहतशाम अली अब्बासी, बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से आपने सिर्फ आगाह किया, बल्कि ये बड़ी एक अलार्मिंग बात है, अफसोसनाक भी है कि कहाँ 25,000 जो हैं वो पासपोर्ट बनाए जाते थे, अब वो 40,000 तक लोग जो हैं वो पासपोर्ट के इजरा के लिए रब्ता कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं कोर्ट की खबर पर, और कोर्ट की खबर में हमारे पास आज 3 खबरें हैं। और पहली खबर ये है कि मरियम नवाज़ का जो ज़मानत मनसूखी का मामला था वो अचानक से वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। उस पर हमारे साथ मौजूद हैं तैयब बलोच, जो कि हमें राना सनाउल्लाह की नैब अपील पर बेंच तश्कील दिया गया है उससे मुतालिक भी आगाह करेंगे। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों के हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया है उस पर भी हम बात करेंगे। अकील अहमद हमारे साथ हैं। तो बड़े तैयब, आप बताइए ये मरियम नवाज़ का जो ज़मानत मनसूखी का केस था उसमें ये पेशरफ्त अचानक कैसे हुई है? देखें, ये मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी का जो केस है ये तकरीबन 2018 का ये केस है, और इसके ऊपर मरियम नवाज़ के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो इल्ज़ाम ये था कि शमीम शुगर मिल के अंदर इन्होंने जो है वो हिस्से ख़रीदे थे। तो नैब की जानिब से जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो आमदन से ज़ायद जो है वो असासाजात का केस बनाया गया था, और मरियम नवाज़ इस हवाले से नैब को साबित करने में नाकाम हो गई अपने आमदन के ज़राए जो हैं। तो इसी वजह से फिर इनके खिलाफ तहकीकात भी चली, तफ्तीश भी चली। ताहम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरियम को, नवाज़ शरीफ को जो है वो ज़मानत दे दी गई थी, और फिर उस ज़मानत की मनसूखी के खिलाफ जो है वो नैब सुप्रीम कोर्ट में आ गई। तो ये उस वक्त से लेकर अब इस तक इस केस की समाअत नहीं हुई, तो अब ये पहली समाअत है। लेकिन मामला ये है कि मरियम नवाज़ के खिलाफ अब ये जो केस है ये गैर मुअस्सर हो चुका है, क्योंकि नैब तरमीम आने के बाद उनके खिलाफ रेफरेंसेस जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो इसकी समाअत जो है वो 22 अगस्त को होगी, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह के हवाले से क्या खबर है? एक बेंच तश्कील दिया गया है तैयब?
बिल्कुल, राना सनाउल्लाह का भी मामला जो है वो आमदन से ज़्यादा असासा जात का केस है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनको जो है वो जमानत दे रखी है और ये केस भी काफ़ी पुराना है। ताहम अब ये दरख्वास्त जो है वो तकरीबन गैर मुअस्सर हो चुकी है, तो हमें यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पुरानी दरख्वास्तों को इस वजह से लगा रही है ताकि इनको निपटाया जा सके और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो केसेस का बोझ है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ मेन मसला ये है कि जब नैब तरामीम आई थी तो उस वजह से इनके जितने भी केसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब इस मामले पर भी 23 अगस्त को जो है वो समाप्त होगी और ये मामला भी अब आगे बढ़ेगा। ठीक है तैयब, वक्त की कमी है, आपने ये सारी सूरत बताया। अकील के इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर तहरीरी फैसला जो जारी किया है उसकी क्या तफसीलात हैं? जी देखें, बिल्कुल अब एक चीज़ तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह हो चुकी और ऐलान कर दिया गया कि जो आइंदा आम इंतखाबात हैं वो अब 90 रोज़ के अंदर होने नहीं जा रहे। अब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ दोबारा से करेगा पूरे मुल्क की। उसके बाद दोबारा से जो एक नई वोटर लिस्टें हैं उनको दोबारा से अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 3 माह मज़ीद इंतखाबात की तैयारियों में लगाएगा। तो अब जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया उसका आज तहरीरी एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 चीज़ें बताई गई और ये कहा गया कि चूँकि अब जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत मरदमशुमारी की मंजूरी दे चुकी है, तो अब इलेक्शन कमीशन पर आइनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ पूरे मुल्क में करे, जिसके बाद आइंदा आम इंतखाबात भी करवाए जाएंगे और वोटर्स की जो दोबारा से उनकी अपग्रेडेशन है उनकी लिस्टों की वो भी दोबारा से की जाएगी। चूँकि इलेक्शन कमीशन 2 माह कबल जो वोटर्स हैं उनकी एक बार दोबारा से उनकी लिस्टें अपडेट कर चुका था और इलेक्शन कमीशन ने जून में जो एक लिस्टें जारी की थी उनके मुताबिक मुल्क भर में 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स इस वक्त मौजूद है। लेकिन अब चूँकि एक नई मरदमशुमारी जो है वो इस वक्त मंजूरी हो चुकी है और उसके मुताबिक इस वक्त मुल्की आबादी 24 करोड़ से बढ़ चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी एक आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए दोबारा से ये मामला उठा रहा है। कल खबर आई थी जिसका आज ये फैसला जारी किया गया। अकील हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अकील अहमद और तैयब बलोच। वक्त की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें ज़रा बात करनी है मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। तो खबरें जो आ रही हैं ज़ाहिर है वो डॉलर रेट अचानक 300 पर पहुँचने से जो एक साल में जो सूद की अदायगियाँ थी उनमें 2649 ज़ायद का इजाफा हुआ है। PDM की जो हुकूमत थी उसने जो कर्ज लिया वो भी बहुत ज़्यादा था पिछली हुकूमत से, क्योंकि स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। अब डॉलर जो है जिस तरह से बढ़ रहा है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता जो माली साल के अखराजात हैं थोड़ा बता दूं मैं आपको, उसमें 2860 अरब का इजाफा हुआ। दिफाई अखराजात 174 अरब रुपये बढ़े। माली साल बजट खसारे में 1261 अरब 55 करोड़ का इजाफा हुआ और वजारत खजाना ने फिजिकल ऑपरेशन रिपोर्ट 2022-23 जो है वो जारी की है। इसी पर ज़रा बात करते हैं खासतौर पर डॉलर की सूरत हाल पे। मलिक बोस्तान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एक्सचेंज के चेयरमैन है। मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया। ये डॉलर अचानक 300 पर कैसे चला गया? ये डॉलर की कीमतें कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही हैं? सारा की ये डराया कहते हैं ना IMF के, उसके कहने भी तो हो रहा है, ऐसे कौन करता है, तो पागल अपने रुपये को गिराएगा। ये जो मायदा हुआ था वो यही हुआ था कि जो इंटर बैंक है वो मार्केट से 7% से ज्यादा फर्क नहीं रख सकता। यानी कि अगर मार्केट का रेट 300 है तो वो 7% जो है वो उससे पीछे रख सकता है, ज्यादा नीचे 2% भी नीचे नहीं रख सकता। तो वो यही वजह हुई है कि इस वक्त हुकूमत ने जो LC खोली है, फ्री हैंड दिया है। पिछले 2 साल से लग्जरी आइटम जो ख्याल लानी पाबंदी थी, 4000 कंटेनर जो सी बोर्ड पे खड़े थे उनकी पेमेंट को भी पहले उन्हें कहा गया कि आप बाहर से अपनी पेमेंट ऑन अरेंजमेंट के चार्ज मंगवा सकते हैं, लेकिन उसको कोई पाबंदी लगा के अभी इंटर बैंक से फ्री। अब इंटर बैंक में डिमांड इतनी, डॉलर का रेट अब आपने देखा 320 से कम हो गया 270 पे आया। उसके बाद बैंकों ने यकदम उसको 285 कर दिया। पिछले 1 महीने से 285 था, लेकिन अब जो ही ये हुकूमत चेंज हुई है, नई हुकूमत निगरान केयर टेकर आई है, तो उनको मौका मिल गया, अब वो उन्होंने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मलिक बोस्तान साहब अब ये जो भी मामला है, चाहे वो सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का मामला है या फिर किसी और की वजह से ये डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये डॉलर कहाँ तक जाएगा? मतलब इसकी क्या आपको लग रहा है, आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे, कितना ऊपर मजीद जा सकता है? देखो डॉलर इतना पैनिक बाइंग आई है और इम्पोर्टर थोड़ा सा जो 2 दिन से खबरें गर्दिशकारी इन्फ्लेशन 48% होगा, 40 रुपये डिवैल्यू हो जाएगा, ये झूठी खबरें फैला के लोग पाकिस्तान की एंटी मैशत को कमजोर कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा पैनिक आया है। और मैं समझता हूँ ये हुकूमत को इसकी तरदीद करनी चाहिए कि ये ऐसी कोई नहीं है, ना ऐसा होना है ना होगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के रुपये को यारों मददगार नहीं छोड़ जाए। हम भी इसको वॉच कर रहे हैं क्लोजली। जो ही हम देखेंगे इसके 2% से ऊपर फर्क होगा तो हम इंटरव्यू भी करेंगे। अभी भी हम कर रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं लोगों को। पिछले
एक हफ्ते से हम पूरी डॉलर स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट की इजाजत दी है, तो वो लोग को हम दे रहे हैं, किसी जगह ब्लैक मार्केट को नहीं आया, इसी वजह से हर आदमी को डॉलर मिल रहा है। इसको हम यकीनी बना रहे हैं और पूरी उम्मीदें अब इस पे केयर टेकर पे और फौज पे, क्योंकि उन्होंने ये मेडिटेशन काउंसिल बनाई है इन्वेस्टमेंट की, तो इसके बड़ी उम्मीदें हैं। ये आखिरी मौके तो मलिक साहब, ये उम्मीदें जो आपको हैं, आवाम कैसे उम्मीद लगाए, ये ज़रा बता दें कि कोई कमेटियां बनाए, निगरान सेटअप इस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ है, कोई तरीक़ेकार हो सकता है इसका? नहीं देखो, ये 2 साल से आपको पता है कंटेनर खड़े थे सी पोर्ट पे और उनकी चीजें बेचारों की गल गई हैं, हालांकि गलती उनकी अपनी है, उन्होंने बगैर एलसी के माल इम्पोर्ट किया, 4 अरब डॉलर का पाकिस्तान की मैशत को तबाह करके रखते हैं। तो वो अब हुकूमत को चाहिए तो ये सब इसको फ्रीज करती और एक्शन करती ताकि उनको सबक होता है, इस तरह की कार्रवाई नहीं करते। लेकिन उन्होंने बड़ी मिन्नतें चिंतें की और हुकूमत ने जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब उनको कहा कि आप बाहर से डॉलर लेके आए और बाहर की बजाय हवाला मार्केट में लेना शुरू कर दिया, बहुत 20-20 रुपये फर्क से। तो उसका नतीजा ये निकला कि हमारी वर्कर रेमिटेंस 4 अरब डॉलर कम हो गई, एक्सचेंज कंपनी में 2 अरब डॉलर के जो है चलो वो कम हो गए, 6 अरब डॉलर का हमें नुकसान हो गया 1 साल में। अब इसको देखते हुए हुकूमत ने फिर दोबारा उन्हें कहा कि हम आपको देंगे, इस तरह मार्केट को आप खराब ना करें। उनकी डिमांड जो ही कम होगी, आपने देखा पहले की 320 से 270 गए, दोबारा भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वक्ती तौर पर परेशानी जरूर है, लेकिन मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि पैनिक बाइंग नहीं करें। हम लोग इसको देख रहे हैं, अगर देखेंगे रुपया ज्यादा डिफरेंस बढ़ गया तो हम इंटरवीन भी करेंगे और डिमांड भी पूरी हम कर रहे हैं, इंटरवीन की जरूरत नहीं है। कुछ बड़ी स्पेकुलेशन बाइंग कहीं भी नहीं हो रही, जो भी लोग आ रहे हैं 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार डॉलर ले रहे हैं। और ये मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त उम्र जो उसके खुले और ज़रात खुली हैं तो उसको उनके वीजे भी डबल कर दी गई हैं, किराए भी बढ़ गए, फीस भी बढ़ गए। तो अब उनकी बड़ी डिमांड है, वो एक उसको भी हुकूमत को मैं कई दफा मैंने मीटिंग में भी कहा है, इसकी पॉलिसी बनाई दीजिए। जब तक हमारे रिजर्व 60-70 अरब डॉलर नहीं हो जाते, हमें यूरोप पे और बाहर वगैरह जो हमारे लोग ज़ाया पैसा करते हैं, छुट्टियां गुजारने जाते हैं, उनको पर पाबंदी लगाएं। सर उम्र के भी आप 2 साल के लिए पाबंदी लगाएं। आज के ये आप कुछ जो है वो दे रहे हैं, हुकूमत को टिप्स दे रहे हैं कि हुकूमत ऐसा करे, क्योंकि निगरान सेटअप है। आप देखते हैं कि ये किस तरह से डॉलर को कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ये बड़ा अहम मामला होगा देखना। बहुत शुक्रिया आपका सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब हमारे से। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।